ये कहानी हर उस माँ के लिए है जिसने अपनी खुशियां अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर दी। माँ को कभी मत भूलना। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में अनन्या अपनी माँ का हाथ पकड़े बिलख रही थी। उसकी सिसकियां खामोश दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं, जैसे सब खत्म हो गया हो। ईसीजी मशीन की वो सीधी लकीर चीख चीख कर कह रही थी कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची है। अनन्या का पूरा शरीर सुन्न डीएच चुका था। वक्त के पहिए पीछे घूमने लगे। जब अनन्या सिर्फ 7 साल की थी, एक छोटा सा कच्चा घर और सर पर छप्पर, जहां खुशियां कम और मुश्किलें ज्यादा थीं। अनन्या के पिता के गुजर जाने के बाद मां सावित्री के कंधों पर दुनिया भर का बोझ आ गया था। उसे अपनी बेटी को पालना था और पढ़ाना भी था। सावित्री सुबह 4 बजे उठती और दूसरों के घरों में बर्तन मांजने निकल जाती। उसके हाथों की लकीरें मेहनत की वजह से घिस चुकी थीं, लेकिन इरादे फौलादी थे। बरसात की रातों में जब छत से पानी टपकता तो सावित्री पूरी रात जागकर बर्तन लगाती ताकि अनन्या सूखे में सो सके। मां का त्याग असीम था। सावित्री चाहती थी कि अनन्या उस स्कूल में पढ़े जहां बड्ढे घरों के बच्चे जाते थे। फीस के पैसे जुटाने के लिए उसने अपना खाना तक कम कर दिया। जब पहली बार अनन्या ने स्कूल की वर्दी पहनी तो सावित्री की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसकी गरीबी अब खत्म होने वाली है। लेकिन स्कूल में अमीर बच्चे अनन्या का मजाक उड़ाते थे। उसके फटे हुए जूतों और पुराने बस्ते को देखकर सब उसे नौकरानी की बेटी कहते थे। एक दिन अनन्या रोते हुए घर आई और अपना बस्ता फेंक दिया। उसने मां से कहा कि वो अब कभी स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि वहां सब उसे चिढ़ाते हैं। सावित्री ने अनन्या को गले लगाया और कहा कि गरीबी कोई पाप नहीं है। उसने सिखाया कि शिक्षा ही वो हथियार है जो उनकी तकदीर बदल सकता है। उस दिन के बाद अनन्या ने पीछे मुद्दा कर नहीं देखा। वो रात रात भर एक छोटे से दिए की रोशनी में पढ़ाई करती और मां पास बैठकर पंखा झलती। घर में अनाज कम होता तो सावित्री बहाना बनाती कि उसका पेट भरा हुआ है। वो खुद भूखी सो जाती ताकि अनन्या को पूरी रोटी मिल सके। सावित्री की चप्पल टूट गई थी। वो उसे तार से बांधकर पहनती रही। उसने अपने लिए नई चप्पल नहीं खरीदी ताकि अनन्या की नई किताबें आ सकें। पढ़ी होश के लोग ताना मारते कि लेडी डीएचकी को इतना पढ़ाकर क्या कलेक्टर बनाएगी, लेकिन सावित्री ने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। 10वीं का रिजल्ट आया और अनन्या ने पूरे जिले में टॉप किया। मां की मेहनत रंग लाई थी, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। अब आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। खर्चा बहुत ज्यादा था। सावित्री के पास अब बेचने के लिए सिर्फ अपनी शादी के कंगन बचे थे। भारी मन से सावित्री सुनार की दुकान पर गई। उसने अपने सुहाग की आखिरी निशानी बेच दी ताकि उसकी बेटी के सपनों को पंख मिल सकें। अनन्या को शहर भेजते वक्त मां ने उसे एक पोटली दी जिसमें कुछ पैसे और घर का बना अचार था। दोनों के लिए बिछड़ना बहुत मुश्किल था। अनन्या के जाने के बाद सावित्री अचानक फर्श पर गिर पड़ी। उसे सालों से सीने में दर्द था, लेकिन उसने अनन्या को कभी नहीं बताया था। गांव के डॉक्टर ने बताया कि सावित्री का दिल कमजोर हो रहा है। उसे आराम और महंगी दवाइयों की जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। सावित्री ने डॉक्टर को मना कर दिया कि वो अनन्या को कुछ न बताए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बीमारी अनन्या की पढ़ाई में रुकावट बने। शहर में अनन्या भी कड़ी ही मेहनत कर रही थी। वो दिन में कॉलेज जाती और रात में ट्यूशन पढ़ाती ताकि मां पर बोझ कम हो सके। जब भी अनन्या फोन करती, सावित्री अपनी खांसी दबा लेती और हंसकर बात करती ताकि अनन्या को उसकी गिरती सेहत का अंदाजा न हो। पैसे कम पर डीडीएचने लगे तो सावित्री ने बीमार हालत में भी दूसरों के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। बारिश में भीगने से उसकी तबीयत और बिगड़ देच गई। अनन्या को कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। उसने खुशी खुशी मां को फोन किया, लेकिन सावित्री की आवाज बहुत कमजोर लग रही थी। फोन रखते ही सावित्री आंगन में गिर पड़ी। पड़ोसियों ने उसे देखा और अस्पताल ले गए। उसकी हालत अब काबू से बाहर होती जा रही थी। अनन्या को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है। अनन्या का दिल बैठ गया और वो फौरन गांव के लिए निकली। जब अनन्या अस्पताल पहुंची तो अपनी मां को ऑक्सीजन मास्क में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कितनी कमजोर हो गई थी। सावित्री ने आंखें खोलीं और अनन्या का हाथ पकड़ डीडीएच लिया। उसने कहा कि वो तब तक नहीं मरेगी जब तक अनन्या को कामयाब होते नहीं देख लेती। इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। अनन्या ने तय किया कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ देगी और काम करेगी, पर सावित्री ने मना कर दिया। अनन्या ने दिन रात एक कर दिया। वो अस्पताल में मां की सेवा भी करती और वहीं बैठकर अपनी फाइनल परीक्षा की तैयारी भी करती।
परीक्षा के दिन अनन्या का मन अशांत था, पर उसे अपनी मां का चेहरा याद आ रहा था। उसने हर सवाल का जवाब अपनी मां के संघर्ष को याद करके लिखा। अस्पताल का बिल बढ़ता जा रहा था। सावित्री ने चुपके से अपनी दवाइयां खानी बंद कर दी ताकि अनन्या के कॉलेज की फीस भरी जा सके। अनन्या ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उसे गोल्ड मेडल मिलने वाला था। वो दौड़कर अस्पताल आई, लेकिन मां की हालत और बिगड़ चुकी थी। सावित्री ने कांपते हाथों से वो मार्कशीट चूमी। उसकी आंखों से गिरते आंसू अनन्या की सफलता की गवाही दे रहे थे। अनन्या को एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। उसे अगले ही दिन शहर जाना था। वो मां को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अनन्या ने वादा किया कि वो अपनी पहली तनख्वाह से मां का सबसे बड़े अस्पताल में इलाज कराएगी। उसे उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। शहर में अनन्या ने जी जान से काम शुरू किया। वो हर दिन मां को फोन करती और अपने काम के बारे में बताती। गांव में सावित्री ने एक चिट्ठी लिखी और तकिए के नीचे रख दी। उसे पता था कि उसका समय अब बहुत करीब आ गया है। अनन्या को उसकी पहली सैलरी मिली। उसने फौरन मां के लिए दवाइयां और एक नई रेशमी साड़ी खरीदी, जो मां का पुराना सपना था। वो खुशी खुशी ट्रेन में बैठी। रास्ते भर वो सोचती रही कि मां उस नई साड़ी में कितनी खुश होगी। उसका दिल तेजी से धड़धक रहा था। जब वो घर पहुंची तो दरवाजा खुला था। सन्नाटा ऐसा था कि दिल दहला दे। मां अपने बिस्तर पर नहीं थी। तभी पड्ड डेडी हौसी भागते हुए आए और बताया कि मां की हालत बिगड़ गई है और वो आईसीयू में है। अनन्या के हाथ पांव कांपने लगे। अनन्या अस्पताल पहुंची। सावित्री की सांसें उखड़-डाच रही थीं। उसने बस एक बार अपनी बेटी का चेहरा देखा और मुस्कुरा दी, और फिर वो हाथ अनन्या की मुट्ठी से छूट गया। सावित्री ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। अनन्या की दुनिया वीरान हो गई। जिस मां ने पूरी दुनिया से आल डटाकर अनन्या को पाला था, आज वो पंचतत्व में विलीन हो रही थी। अनन्या अकेली रह गई थी। अंतिम संस्कार के बाद अनन्या खाली घर में वापस आई। हर दीवार से मां की यादें लिपटी हुई थीं। हर कोना मां की महक से भरा था। तभी उसकी नजर मां के तकिए के नीचे दबी उस चिट्ठी पर। डेड ही कांपते हाथों से उसने वो कागज खोला। चिट्ठी में लिखा था कि मां ने अपनी एक किडनी बेच दी थी ताकि अनन्या की शहर की फीस भरी जा सके। अनन्या सन्न रह गई। अब उसे समझ आया कि मां की तबीयत इतनी जल्दी क्यों बिगड़ गई। वो अपनी जान की कीमत पर अनन्या का भविष्य खरीद रही थी। चिट्ठी में आगे लिखा था, बेटा, मेरा शरीर तो नश्वर है, पर तेरा सपना अमर होना चाहिए। कभी दुखी मत होना। अनन्या उस साधी को सीने से लगाकर रोने लगी जो वो मां के लिए लाई थी। वो साधी अब कभी मां के तन पर नहीं सजेगी। गांव वालों ने बताया कि सावित्री रात भर जागकर एक्स्ट्रा काम करती थी ताकि अनन्या को कभी पैसों की कमी न खले। अनन्या को अपना पुराना फटा हुआ स्कूल बैग मिला, जिसे मां ने कई बार सिला था। हर टांका मां के प्यार की कहानी कह रहा था। अनन्या ने तय किया कि वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी मां के उन सपनों के लिए जिएगी जो अधूरे रह गए थे। वो शहर वापस आई, लेकिन इस बार उसके साथ उसकी मां की यादें और वो अधूरा पत्र था जो उसे हर पल हिम्मत देता। सालों बीत गए। अनन्या अब उस कंपनी की सबसे सफल ऑफिसर बन चुकी थी। उसने अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल कर लिया था। उसने अपनी मां के नाम पर सावित्री फाउंडेशन की शुरुआत की, जो गरीब लड़कियों की पढ़ाई और विधवाओं की मदद करता था। वहां उसने एक छोटी बच्ची को देखा जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो कभी थी, गरीब, डरी हुई, लेकिन आंखों में चमक लिए। अनन्या को वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। मंच पर हजारों लोग थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक खाली कुर्सी को ढूंढ रही थीं। उसने माइक संभाला और कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं, अपनी उस मां की वजह से हूं जिसने खुद को मिटाकर मुझे बनाया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। सावित्री की कहानी ने सबका दिल जीत लिया था। अवार्ड लेकर अनन्या वापस अपने गांव के उसी कच्चे घर में गई। वो अब टूट चुका था, पर उसकी जड्ढें वहीं थीं। उसने वो रेशमी साधी मां की तस्वीर पर चढ़ाई। आज मां की तस्वीर मुस्कुरा रही थी, जैसे वो सच में वहीं मौजूद हो। अनन्या ने गांव में एक बद्धा अस्पताल बनवाया ताकि किसी और की मां इलाज के अभाव में दम न तोड़े। वो उसी सुनार की दुकान पर गई जहां मां ने कंगन बेचे थे। उसने वो कंगन वापस मांगे, पर वो बहुत पहले गल चुके थे। उसने वैसे ही कंगन बनवाए और उन्हें अपनी मां की याद में सहेज कर रख लिया। वो कंगन अब उसके लिए दुनिया का सबसे महंगा गहना थे। आज फिर बारिश हो रही थी।
पर अब छत से पानी नहीं टपकता था। अनन्या अपने बड्ढे बंगले की खिड़की से बारिश देख रही थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, इज्जत, पर वो एक आवाज नहीं थी जो उसे लाडो कहकर पुकार सके। तभी उसे महसूस हुआ जैसे मां उसके पीछे खड्डीडी है और उसके सर पर हाथ फेर रही है। यह सिर्फ एक एहसास था या हकीकत? अनन्या ने अपनी आंखें पोंछीं। उसने महसूस किया कि उसकी मां उसके अंदर जिंदा है। उसकी हर सफलता में मां की ही धड़कन है। उसने अपनी बेटी को अपनी मां की कहानी सुनाई। उसने सिखाया कि बलिदान और प्यार ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। गांव का वो छोटा सा स्कूल अब एक बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुका था, जिसका नाम सावित्री देवी शिक्षा केंद्र रखा गया था। हर गरीब बच्चा जो वहां पढ़ रहा था, वो सावित्री के उसी बलिदान का हिस्सा था। मां का त्याग अब वट वृक्ष बन चुका था। अनन्या नदी के किनारे बैठी थी, जहां उसने मां की अस्थियां विसर्जित की थीं। उसे अब एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसने वो पत्र आखिरी बार पढ़ा। आखिरी लाइन थी, तू जहां भी रहे बस खुश रहना, मेरी रूह को सुकून मिलेगा। हवा के एक झोंके ने अनन्या के बाल छुए, जैसे मां ने उसे दुलार किया हो। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मुस्कुरा दी। मां और बेटी का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। वो मौत के पार भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यादों और एहसासों के जरिए। ये कहानी हर उस मां के लिए है जिसने अपनी खुशियां अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर दी। मां को कभी मत भूलना।